मेरी नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे। हमने कहा चाचा कहाँ जा रहे हैं, कहा अयोध्या गए, सबका सुन रहे हैं राम जी। तो इन विद्यार्थियों का हमरा सबका दर्द कहिएगा कि कहना राम जी से हालत नहीं ठीक है, हर परीक्षा का पेपर हो जाता लीक है, कि मेरी कि ऐसी धांधली से मुक्ति कब पाएंगे, कौन बताएंगे। कि चल साधो कोई देश यहाँ का, सूरज डूबा जाए, यहाँ की नदियां प्यासी है, यहाँ घनघोर उदासी है, यहाँ के दिन भी जले जले, यहाँ की भोर भी बासी है। चल साधो कोई देश यहाँ का, सूरज डूबा जाए, कि मन यहाँ से उबा जाए। पूर्वांचल से बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश भी अब शामिल कर लीजिए, यहाँ से लड़के करनाल में यूपीएससी की तैयारी लेके चलते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी कोचिंग में कटता है फिर तो निलोत्पल जी, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत। बहुत 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 धन्यवाद विकास। हम लोग बातचीत करेंगे, दोनों एक ही इलाके से आते हैं, बिल्कुल। तो कोशिश करेंगे कि जो सवाल है लोगों के, खासतौर पे युवाओं के, वो हम लोग आपस में, मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताएं उन सवालों के बारे में। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जहां तक मैं पढ़ रहा था कि 2008 में आप दिल्ली आए थे। हाँ, 2008 के आसपास आ गए थे, में हम आ गया था दिल्ली में। क्या करने आए थे? बस जब हम अपने इलाके की पड़ताल कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि पूर्वांचल से बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश भी अब शामिल कर लीजिए, यहाँ से लड़के करनाल में यूपीएससी की तैयारी लेके चलते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी कोचिंग में कटता है फिर तो हम भी वही लगा कि नौकरी करनी है तो भाई सबसे देश की उच्च सेवा को ही सेवा दी जाए, उसी की तैयारी के लिए। नहीं तो ये मतलब मेरे, ये तो मुझे पता ही था कि आप यूपीएससी के लिए आए, लेकिन मेरा पूछने का मतलब ये था कि ये आपका ही चुनाव था कि आपको दिल्ली आके यूपीएससी की तैयारी करनी है, या घर के लोग जैसा बताते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये चुनाव मेरा रहा हो या ना रहा हो, लेकिन ये ध्यान दिलाने के बाद स्वीकार था। अच्छा, ये बात है। ठीक है। क्योंकि गांव के लड़के जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैंने रांची में ग्रेजुएशन किया, रांची जेवीएस से, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं है कि मेरा चुनाव था। लेकिन जब बताया गया कि आपको आईएएस की तैयारी करने जाना है, आपको नौकरी करना है ना, आपको और क्या करना है, तो हमने कहा हाँ और क्या करना है और मेरे पास क्या है, तो ये स्वीकार्य था। और फिर हम लोग, मेरे जैसे लोग चले आए। हाँ, ये बात जरूर है। जब आप आए दिल्ली तो एक स्वाभाविक सी बात होती है, जब बिहार यूपी से कोई लड़का जो जिसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई वही की है, उसकी भाषा वैसी है, श स का फर्क उसको नहीं पता, नुक्ता तो बहुत बात की चीज है। जब दिल्ली आए आप और पहले कुछ दिन दिल्ली में आपने गुजारे, वो पहला अनुभव मैं जरा निलोत्पल मृणाल का सुनना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आज भी उस अनुभव से गुजर रहे होंगे। पहला अनुभव तो ये था, आपको शुरुआत में दो तरह की घटना और एक दुर्घटना दोनों हो सकती है। पहली घटना यह हो सकती है कि आप बहुत उत्साह में होते हैं कि मेरे पास समय कम है और मैं अपने माता पिता को चकित कर दूंगा सबसे कम गति, मतलब सबसे तेज गति में सबसे कम समय में परिणाम देके। और आप कोचिंग करते हैं, ताबड़तोड़ पढ़ाई करते हैं और फिर धीरे धीरे फिर थकना शुरू करते हैं। जब एक दो बार परिणाम नहीं आता है तो फिर आपकी रफ्तार सामान्य हो जाती है जैसी रहती है। एक ये है कि आपको लगता है कि पहली बार तो मैं बाहर निकला हूँ, दुनिया एक्सप्लोर करना भी तो जरूरी है। पढ़ाई तो इसका एक हिस्सा है, घूमना भी पढ़ाई का हिस्सा है, दुनिया देखना भी पढ़ाई का हिस्सा है। तो आप पढ़ाई को अपना जो समय औसत दे पाते हैं, आप दिल्ली भी घूमते हैं, आप पहली बार सिनेमा हॉल देखते हैं इतना बड़ा, है ना, आप पहली बार फिरोज शाह कोटला मैदान के बारे में सुनते हैं जहां भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेल रहा है, तो आपकी हसरत होती थी कि मुखर्जी नगर से टेम्पू लेके एक बार क्रिकेट देखने जाना है। तो इस तरह की भी एक दुनिया, हालांकि ये खराब नहीं है, तो मैं इसको दुर्घटना इस संदर्भ में कह रहा हूं कि आज जो परिणाम और हिंदी मीडियम का रिजल्ट जिस तरह से आ गया है, उस लिहाज से मैं इसको दुर्घटना कह रहा हूं। तो ये दो तरह की बातें थी, तो हम लोग भी दो तरह के अनुभव के बीच के लोग थे कि पढ़ना है, रिजल्ट देना है। फिर कुछ लोगों को देखते थे तो 5 साल रहे हैं, वो समझाते थे कि इतना जल्दी यूपीएससी नहीं होता है बाबू, यूपीएससी हलवा नहीं है, तो पटने में पढ़ लेते, बीपीएससी दो, यूपीपीसीएस दो। यूपीएससी का मतलब है गहन, सघन, परिष्कृत और उसके बाद घनीभूत होकर परिणाम बरसेगा, तो थोड़ा अभी धैर्य के साथ पढ़ो। ये वाली होती थी। जब कक्षा में जाते थे, आते थे, फिर लगता था वही कि दुनिया भी एक्सप्लोर करना है, तो सेल देखते थे हम लोग 60% अगर सीपी में, तो दिन भर सीपी घूमते थे। हमें लगता था 70% लेस में फुल पैंट मिल जा रहा है यहाँ,
हमेशा जो है कि भागलपुर और दुमका, देवघर में हम लोग एमआरपी पर खरीदे, यहाँ 70% लेस पे मिलता था। दिन भर सीपी भी घूमते थे। तो मुखर्जी नगर के पास एक गांधी हरिजन सेवा संघ भवन जी, है, जी। जहाँ खादी भंडार का सेल लगता है। जी। जिस कंबल को कभी नहीं ओढ़ा, जिस बंडी को कभी नहीं पहना, वैसी भी कई बंडी खरीद कर रख लेते थे, सेल में आ रहा है। तो ये भी एक था। क्रिकेट देखना था तो मैच देखने गए, फिल्म भी देखने गए। तो ये यही जीवन था। इसी तरह के डायलेमा में आप रहते हैं सर शुरुआत में। मैं इससे पहले कि मैं पूछूं कि आपने कितने साल तैयारी की तमाम चीजें, मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब आप आए, आपने तय कर लिया कि अब तैयारी करनी है यूपीएससी की, आपने घर ले लिया, कमरा ले लिया, लग गए आप तैयारी करने में। एक तो आपकी दिनचर्या क्या होती थी बतौर स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान, और इसी के साथ कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा लड़का हो जिसके या लड़की हो जिसके बारे में ये होता है ना कि पूरा बैच ये मानता है कि इसका तो इस पर निकल ही जाएगा, किसी का हो चाहे ना हो, इनका तो निकल ही जाएगा, वो रूटीन कैसा होता था? रूटीन तो देखिए, रूटीन बहुत ज्यादा, आप चूंकि मैंने किया नहीं यूपीएससी, मैं परिणाम नहीं दे पाया, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि किसी विद्यार्थी का रूटीन शायद उतना बेहतर नहीं रहा होगा जितना और करने वालों का होता है। मैं हिंदी पढ़ रहा था डॉक्टर विकास द्विवेदी सर से, और इतिहास पढ़ रहा था डॉक्टर रजनीश राज सर से। तो ये दो विषयों को मैं पढ़ रहा था, और सुसंयोग ऐसा कि मेरी कक्षा से मेरे अगल बगल से 20 लोग आईएएस आईपीएस बने। ऑल इंडिया टॉपर रैंकर्स जो रह सकते हैं, हिंदी में तीसरा रैंक इतिहास की कक्षा से जो है कि किरण कौशल जी का रहा था, है ना। मेरे कई मित्र जो कि 47-48 रैंक लगा रहे हैं, 14 रैंक लगा रहे हैं, 13 रैंक लगा रहे हैं, इस तरह का माहौल था। तो इस तरह के माहौल में आप ना पढ़ाई को बहुत नॉन सीरियस नहीं ले सकते हैं। तो वही था, हम लोग 7 बजे से कक्षाएं हिंदी की चलती थी, 6-7 बजे से। तो आपको 5 बजे उठना ही है, क्योंकि क्लास है, कोचिंग है। और फिर शाम की कक्षाएं इतिहास की चलती थी 4 बजे से 5 बजे से। तो आपको इस बीच में 3 घंटे पढ़ के आना है। फिर कुक खाना बनाता था, कुक बिहार का चूंकि रहता था तो खाना भी बनाता था, 1 घंटा बतियाता भी था और साथ में भी खाता था, है ना। मेरा जो कि नवगछिया का मेरा कुक था। अच्छा। तो कहानी आप कुक लेकर के आए थे साथ? नहीं, वो यहाँ मुझे मिल गया था, लेकिन उसकी भाषा मेरे से मिल गई तो इतना रम गया कि वो फल फूल उसको जब खाना होता तो मेरे कमरे आता था, जरा सेव खिलाए दो, आज आलू बुखारा की लज होगी, इस तरह से वो आके मेरे यहाँ खाता था। और शाम की कक्षाएं चलती थी। जब कोचिंग खत्म हो गया तब जो दिनचर्या बदली कि पढ़ाई 2-4 घंटे, 6 घंटे सोना, फिर शाम को बतरा घूमना, फिर रात को आना, लगना कि पढ़ने बैठेंगे, पढ़ते पढ़ते फिर सो जाना। तो ये जो एक सामान्य दिनचर्या होती है, और मैं ये मानता हूं कि इस तरह की दिनचर्या में कई बार अनुशासन जब खंडित होता है तो परिणाम तो उससे प्रभावित होता ही है। तो जब तक कोचिंग चला तब तो बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, अभी भी लड़कों का रहता होगा, लड़कियों का। जब कोचिंग खत्म होता है तो आपको बड़ा अनुशासित होकर पढ़ाई करनी पड़ती है, उसमें तो ढील ढाल अक्सर रहा। मैं ये भी समझना चाह रहा था कि आपने कितने साल की तैयारी? तैयारी आप यूं पूछिए कि मैंने अटेम्प्ट कितने दिए? हाँ। तो मेरा 5 अटेम्प्ट रहा, 6 अटेम्प्ट हालांकि हो गए। एक लड़ाई हमने अटेम्प्ट बढ़ाने की लड़ी थी जब सीसेट का सिलेबस आया। जी, तो वो 2 अटेम्प्ट हम लोगों को लड़ने के बाद मिले थे, लेकिन उस लड़ाई के बाद सीसेट का आंदोलन एक चला कि ये सिलेबस बदल दो, क्योंकि ये सिलेबस हमारे लिए, हिंदी मीडियम के लिए और मानविकी के छात्रों के लिए प्रतिकूल है उसके लिए। तो उसमें एक अटेम्प्ट हमने आंदोलन में गंवाए, जिसमें कि क्वेश्चन फाड़ दिया सेंटर पे जाके और काला पट्टा लगा के, वो एक खराब किया। बाकी दिया 5। तो आप 7-8 साल रखिए, गुजारे बहुत आराम से। मैं ये इसलिए पूछ रहा था, मेरा मतलब ये नहीं था कि आपने कितना, मेरा ये बता था कि इन 6-7 सालों में नीलोत्पल 8 सालों में नीलोत्पल मृणाल को कब ये लगा कि भाई वो जो रास्ता है यूपीएससी की सफलता के बाद जो रास्ता खुलता है, वो रास्ता मेरे लिए शायद नहीं है, मुझे अपने लिए दूसरा रास्ता तलाशना है। ये सवाल इसलिए जरूरी है नीलोत्पल क्योंकि आज भी इस परीक्षा को लेकर के उतना ही हाइप है, पता नहीं आगे कब कम होगा। जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आता है, आप देखते ही हैं मीडिया में भी किस तरीके से होता है, इंटरव्यूज के लिए लाइन लगती है, भागम। मैं समझना चाहता हूँ, और शायद देखने वाले कुछ ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे होंगे, उनके मन में भी कोई ऐसी कीड़ा होगा, उनको थोड़ी मदद मिलेगी। नहीं, मुझे 4 अटेम्प्ट देने के बाद यूं कहिए कि सब कुछ क्लियर हो गया था। आंदोलन के दौरान मुझे क्लियर हो गया था कि जो लड़ाई में लड़ रहा हूं ना, जहां मैं इतनी ऊर्जा लगा रहा हूं, हो सकता है कि इस ऊर्जा से मैं कुछ और भी बेहतर कर सकता हूं। तो मैंने 2015 में एकदम क्लियर कट, मेरा एकदम पूरा स्पष्ट था मेरे दिमाग में, तब मैं पीसीएस दे रहा था। अच्छा।
है ना, और एक अटेम्प्ट आईएएस का भी बचा हुआ था। तो भी मैंने तय कर लिया कि अटेम्प्ट रहते अगर निर्णय लूंगा तो मैं होशियार कहलाऊंगा। अटेम्प्ट जाने के बाद आप यूपीएससी क्या छोड़ रहे हैं, हाँ, फिर तो आपको छोड़ना ही है। आपको छोड़ना ही तो था। बस मुझे एक कमिटमेंट अपने आप से करना था कि अटेम्प्ट बचा है और मैं अपने को ये विश्वास दिलाना चाहता था कि मैं निर्णय ले सकता हूं। तो एक अटेम्प्ट बचने से पहले मेरा तय हो गया था कि मुझे दूसरा करियर ढूंढना है। वो करियर लेखन का था। वो इसलिए मैंने ढूंढा कि जो मैंने पढ़ा इतने वर्षों में मुझे उसी का सदुपयोग करना था, या यूं कहिए कि उसका मुआवजा वसूलना था। तो मैंने लेखन को बतौर कैरियर सोचना शुरू कर दिया 2014 के मध्य से। अच्छा। और 15 दिसंबर में मैंने किताब भी लिख ली, डार्क हॉर्स। और 15 में वो कितने किताब दिनों में लिख दी थी आपने? किताब लिखी तो मैंने बहुत जल्दी थी, 9 दिनों में लिख दी थी। 9 दिनों में किताब लिखी थी? डार्क इसके हॉर्स। पीछे एक कहानी है, आप बताइए थोड़ा सा। कौन सी बेचैनी थी? हाँ, मैं अनशन पे बैठा था, आंदोलन के अनशन पर। जब वहां से मैं उठा तो वही मैंने मुझे लगने लगा, अप्रैल की जून जुलाई की घटना है, तो मुझे लगने लगा कि मेरा करियर कुछ और होना चाहिए। माइक लेके जब बोल रहा था, लड़कों की संवेदनाओं से जुड़ रहा था, तो मुझे लगा कुछ और होना चाहिए। तो मैंने कहा लेखक, मैं लिखूंगा। तो मुझे इतनी बेचैनी थी कि प्रीलिम्स भी आ रहा है अगले साल का और मुझे कैरियर भी एक दूसरा रास्ता ढूंढना है। तो करूं क्या? तो मुझे बेचैनी थी कि मैं लेखक तुरंत हो जाऊं। और लिखने में डर ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उठ के निकलूंगा बाहर तो पता नहीं मुझसे छूट जाएगा क्या लिखना, कहानी का लिंक न टूट जाए, क्योंकि मैं पहली बार जीवन में कुछ लिख रहा था। तो इस डर ने मुझे बिठाए रखा और मैंने 9 दिन में कहानी लिख दी। जो मैंने 6-7 साल में जिया था वो पूरा फ्रेम मेरे दिमाग में था। मैं बातचीत में ऐसे कैरेक्टर से रोज रूबरू होता था और मैं परफॉर्म भी करता था कई बार कि ऐसा है मुखर्जी नगर। तो वो कहानी तो मेरे दिमाग में 2-3 साल 4 साल से घूर रही थी, लेकिन उसको मैंने उतार 9 दिनों में दिया। शायद इसलिए कि मुझे लगता था कि मैं बाहर निकलूंगा, मैं कहीं और बात करूंगा, मैं रुकूंगा तो कहानी का छोर छूट जाएगा। इस डर ने मुझे 9 दिनों में उस कहानी को पूरा करवा दिया। फिर उसके बाद 1-2 ड्राफ्ट करने में जो 2-4 ये बड़ा दिलचस्प आपके जवाब से मुझे लगा कि एक तरफ एक व्यक्ति प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, अगले एग्जाम पे उसकी नजर भी है, उसके अंदर ही अंदर एक दूसरा रास्ता भी खुल रहा है। हाँ, एक डर भी लग रहा है और उस डर को हिम्मत में बदलना है। हिम्मत क्या, उसको रास्ते में बदलना है। मतलब डर के मोटिवेशनल स्पीकर का रील नहीं देखना है। डर के तो रील स्क्रॉल नहीं करना है, कोई मेरे अंदर आग भरे, कोई उस आग से मैं भुट्टा पकाऊं और पटना मरीन ड्राइव में बेचने लगूं। नहीं, वो आग आपके अंदर से चाहिए, वो अंदर चाहिए और उस आग से झाड़ी जलाइए संशय का और रास्ता निकालिए, आरी काटिए, फिर खेत का पगडंडी बनाना है। तो मैं वो किताब लिख के पगडंडी बना रहा था। मैंने 9 दिन में झाड़ियां काटी है जल्दी जल्दी में, और उस आग से माचिस लाकर सकरा साफ किया, झाड़ी झंझार, और एक पगडंडी पतली निकाल ली। यहाँ है। मुझे लोगों ने कहा कि लेखक इस देश में रोज होते हैं, रोज किताब छपती है, कर लो, एक शौक पूरा कर लो, फिर पीटी तो आ ही रहा है। अच्छा, पीटी। लेकिन एक मैं इंटरव्यू देख रहा था आपका, आपने उसमें बहुत दिलचस्प किस्सा बताया और मुझे लगता है और भी लोग जानते ही होंगे, मैंने तो आज ही जाना है। जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उनका जो सिलसिला आपके जीवन में चला था, उससे अलग हटने का जो आपने डिसीजन लिया और वो किस वजह से लिया, वो अगर आप बता सकें। क्या था? जैसे वो आप एक एग्जाम में गए। हाँ, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। वो मध्य प्रदेश का एक एग्जाम था, पीसीएस का। तो मैं उसको पेपर दे रहा था, तो मैंने आप किताब लिख चुके थे? किताब लिख चुका था मैं, और साहित्य अकेडमी भी हो चुका था, युवा अवार्ड मिल चुका था। उसके बाद जब मैंने प्रश्न पत्र में देखा कि डार्क हॉर्स, मैंने अपनी किताब को, अपना नाम जब मैंने प्रश्न पत्र में देखा तो मुझे लगा यार ये खुशी का मौका है या विडंबना है। आप जिस प्रश्न पत्र, जिस किताब को इतना महत्व या लेखक को देके उसको अपने प्रश्न पत्र का हिस्सा बनाया है आयोग ने, वही आदमी इस कतार में खड़ा कि हमको सर को नौकरी भी चाहिए, नहीं तो किताब से रोटी नहीं मिलता है सर। तो मुझे लगा, तो लेकिन उसी वक्त मैंने निर्णय ले लिया कि दोनों में से एक का तो इकबाल बचे। मैंने कहा इकबाल सरकारें का बचना चाहिए, ज्यादा जरूरी है, जनता से ज्यादा महत्वपूर्ण सरकार होता है। तो मैंने आयोग और सरकार का इकबाल बचाते हुए फिर तय कर लिया, अब मैं एग्जाम में नहीं बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो। और ये जो चमका हुआ डार्क हॉर्स नाम है प्रश्न पत्र में, ये हो सकता है मेरी नियति का संकेत हो। तो मैं कुछ भी करूं, अब मैं सरकारी नौकरी एग्जाम में नहीं बैठूंगा। और मैं उसके ठीक 3 महीने के बाद मेरठ एक एग्जाम यूपी पीसीएस का फॉर्म डाला था, जा रहा था देने। मैं आपको सच बताता हूँ विकास जी, वो आउटर वजीराबाद आउटर पर जब मैं बस पर चढ़ा, कुछ लड़के बात कर रहे थे, डार्क हॉर्स न पूछ दे। अच्छा, हाँ, डार्क हॉर्स न पूछ दे, देखना नीलोत्पल का हो सकता है, नीलोत्पल लिखा तुमको पता है। मैं, मेरे साथ मेरा मित्र था, हम लोग दोनों, हम चुपके से उतरे, हम कहे तू चल जा देवे, हम ना देव। ये हमारा देखी जब पीछे की सीट पर,
नीलोत्पल तो यहीं बैठा है, डार्क हॉर्स का जो है कि वकार न गिर जाए सही बात। इस लाइन में, अब छोड़ा, अब ना दे। लेखक का कद जो है, हाँ, किताब जिसको सोच रहा है कि वो अभी प्रश्न टकरा सकता है मुझसे, अब वो उसके पीछे है, टकराएगा भी क्या, पीछे खड़ा है, तो मजा नहीं आता थोड़ा। तो मुझे लगा छोड़ देने में, जाड़े का मौसम था, मैं उतर गया और उसके बाद फिर नहीं गया। एक बार वो हिचक था जो गया था, मैं सोचा दे दूंगा एग्जाम, फिर मैंने नहीं दिया। वो मेरठ का जो बस छोड़ा, फिर मैंने एग्जाम नहीं दिया, कभी नहीं दिया। अच्छा, कहानियों से इतर, उपन्यास से इतर, गीत लिखने की, कविताएं लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई तो आप बताएंगे, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है वो यही समय रहा होगा 16-17 के आसपास, जब फेसबुक पर मैंने आपको देखना शुरू किया। आप एक कमरे में 2-3 लोग बैठे होते थे और गा रहे हैं। बहुत ही अंधेरा सा वीडियो होता था, पहले ऐसे गाते थे, फिर उसमें हारमोनियम भी आ गया था। उसका थोड़ा बताइए। गीत लिखने का, असल में गीत लिखना मैंने शुरू किया आंदोलन के दौरान। तिलक नगर थाने में एक बार उठाया हम लोगों को इंडिया गेट से पुलिस ने, तो वहां पर जब पीटा मुझे वहीं पर, अच्छा, पीटा आपको थाने में? भरपूर पीटा, नहीं वही जब प्रधानमंत्री की गाड़ी के सामने आए थे। अच्छा। इंडिया टुडे ने हम लोग को स्वदेशी वॉरियर्स बोल के कवर स्टोरी की थी हम लोग को, तो वहां जब पीटा उठा तो उसका जब थाना गए थे सब दर्द कर रहा था। मेरे दोस्त थे वहां पर, सब निशित थे, जय गोविंद थे, ये लोग मेरे मित्र सब वहां थे। तो मैंने उनकी उपस्थिति में एक लाइन लिखा कि चल साथ, लिखा कहाँ आपके पास? लिखा मतलब बोला उनको कि हम बोला। गीत आवता हो मन में, कुछ गाइल जाए, ये छोड़ी ना शाम तक, इतना तो जानते शाम तक मैं छोड़ ही देता था, कि चल साधो कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जाए, मन यहाँ से उबा जाए, चल साधो कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जाए। तिलक नगर थाना में पीपल का पेड़ है, जहां तक मुझे याद है, बर या पीपल जो भी है, उसके नीचे बैठ के चबूतरा पर, और इसको मैंने बिना किसी धुन के इसी तरह से कुछ गाया, ताली बजा के सुनाया। वहां से मेरा गीत लिखने का सिलसिला शुरू हुआ है, और इस गीत को मैंने, पहला गीत मैंने अपने अवघड़ उपन्यास में इस गीत को पूरा किया, और तब मेरे कमरे पर मैं कविता लिखने लगा। मैंने पहली कविता लिखी, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, हाथों में था मेरे मिट्टी का खिलौना रे, वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे। आप गाते भी बहुत अच्छा है। अगर उस सुर में आप पहले जो पहली वाली कविता जो अपने थाने में लिखी थी, उसकी 2-4 लाइन है, और क्योंकि वो रिकॉर्ड में रहना चाहिए, मुझे लग रहा है। वो मैं सुनाता हूँ। जो पहला गीत मैंने उस थाने में लिखा था, पहला पंक्ति, बाद में तो उसको मैंने पूरा किया उपन्यास के साथ, लेकिन पहली जो मुखड़ा था वो वहां है कि चल साधो कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जाए, यहाँ की नदियां प्यासी है, यहाँ घनघोर उदासी है, यहाँ के दिन भी जले जले, यहाँ की भोर भी बासी है। चल साधो कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जाए, कि मन यहाँ से उबा जाए। चल साधो कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जाए। और शाम तक में मुझे याद है रघुवंश बाबू आए थाना, रामविलास जी आए थाना, और फिर हम लोगों को जो कि रिहा करवा के ले गए। हम लोग अक्सर जाते थे उन लोग के यहाँ, कि भाई आप बोले मुलायम सिंह जी के यहाँ भी जाते थे, लालू जी के यहाँ जाते थे, रघुवंश प्रसाद सिंह हमारे आपके सांसद वैशाली के, वो कहते भी थे कि अरे बाबू अभी हम जीते नहीं हैं, 2014 में या जीते, 14 में जीते थे वो, थे वो सांसद, इसलिए हम लोग जाते भी थे वहां। उन्होंने कहा था, लालू जी ने कहा था कि रामकृपाल हमारा हनुमान भाग गया है, नहीं तो हम उसी को लेकर बैनर बैठा देते तो तुम लोग का जो आधा वो काम कर देता है, उन्होंने कहा था लालू जी ने। तो लेकिन लालू जी के पास हम लोग जाते थे कि छात्र आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, और बहुत सेंसिबल तरीके से लोग लेते थे। अच्छा। मुलायम सिंह यादव जी, मुरली मनोहर जोशी जी, मतलब हम लोग का मुद्दा लेके मुरली मनोहर जोशी जी ने सवाल उठाया, और मुलायम सिंह यादव जी ने पास किया कि आप बोलो, वो बच्चे लोग जो आए थे। तो वो दौर था, तो वहां से फिर थाने से ले गए। तो ये गीत मेरा पहला वो गीत था। तो यहाँ से गीतों का सिलसिला भी शुरू हुआ, गीतों का, फिर आपको लगा कि कविताएं भी करनी चाहिए, और आप उस समय लोक गीत गा गा करके सरकार पे निशाना साधते थे। वो मेरा फेसबुक पे वीडियोस आने लगे थे, वो मेरा मतलब शुरू से वो रहा था शकल कि हम लोक गीत गा गा के आलोचना करना। झारखंड में जब मुखिया का चुनाव जब आया था, उस वक्त भी हम गीत गा रहे थे मुखिया के ये पर। क्या था वो, अगर आपको याद हो? अरे जीते दा हमरा बने दो मुखिया, हम लूटवा बैठी के, असंगों में रखबो 2-4 लफुआ, खैनी दे थोरटी के, जीते दा हमरा बने दो मुखिया। ये मैं हारमोनियम लेके नुक्कड़ नाटक करता था।
उसमें महिला आरक्षण भी जब आया था तो कई महिलाओं को मुखियापति लोग का जन्म उसी वक्त हुआ था, जी जी है जी। ना, बिहार में भी और झारखंड में एक भी। नया पोस्ट नया बन गया। नया प्रजाति आया था मुखियापति। हम्म। तो उसमें हम स्त्रियों के लिए गाते थे कि कोई महिला देखिए गा रही है घर में कि साजन लागे ना मन, अरे कलछुलर कढ़ाई में, छोड़ के अब छोलनी चलनी मुखिया के लड़ाई में, ये चलता था। तो ये हम नुक्कड़ करते थे। हाँ हाँ। और तो वहां से और सरकारों के की आलोचना के गीत, है ना। तो जब आप ये सब कर रहे थे, जब आपने अपना एक रास्ता चुन लिया था, लेकिन सोसाइटी तो वही थी, हाँ, शायद अभी भी वही वही है। है। वो वहां पे उसकी सफलता चाल बड़ी- असफलता के देखने का पैमाना अलग है। कुछ बातें आपको सुननी पड़ी, कुछ लोगों ने कुछ सजेशन दिए होंगे, कुछ अजब गजब सलाह मिले होंगे, थोड़ा बताइए ताकि आज जो लड़के हिम्मत करने की सोच रहे होंगे कि भाई हम भी उस रास्ते पे चले, उनको पहले से पता हो कि अच्छा नीलोत्पल भाई के साथ भी ऐसा हुआ था। नहीं होता है उसमें एक समाज आपसे पूछता है हर बार बस स्टैंड पर उतरने के बाद कोई आदमी टोक देगा चाय दुकान पर, कहा हो कितना दिन और, कितना देर रहा? कितना दिन और बना लाल बत्ती लेके आने में। अच्छा अच्छा, वो मुझे उसको लगता था कि गौना का फ्रिज लाने गया है, उतरेगा बस से तो उतारेगा कुली ऊपर से, फ्रिज उरिज सोफा सेट उतर रहा है उस तरह से। तो कोई भी आदमी टोकता था, कहा हो कितना दिन, अच्छा सुन्नी आईएएस ना भइल तो सुने कि एसपी होना है क्या, इस तरह की बातें। कोई बोले कि वीडियो भी हो जाइए, तो इस तरह की बातें गांव समाज कर रहा है। लेकिन उसमें एक कवच घर बनता है, वो इसलिए नहीं बनता है कि आप अपने बेटे बाप के दुलरुए हैं या माँ आपको बहुत स्नेह देती है, वो बहुत गंभीर कवच होता है जहां पर मतलब वो कवच अगर है तो आप सौभाग्यशाली हैं, जहां पर बाप कहते हैं कि बेटा कुछ भी कर, बढ़िया से कर ले, अच्छा करो, अच्छा कर ले, जहां बढ़िया से कर। इसलिए मेरे पापा ने हमको जर्मन जुबलेट हारमोनियम खरीदा दिया था कि अगर बजाना साल भर बजा के तुमको बजा के दिखा दो कि तुम गाना बजाने लगा। क्रिकेट जब हम खेलते तो मेरे पापा मलाई और चूड़ा लेके फील्ड में खड़ा रहते थे थर्ड मैन पर, और वहीं से बोलते थे अरे ओवर पिच बॉल, फ्रंट फुट जाओ उठा के मारो, अरे शॉर्ट पिच बॉल है, बैक फुट बजा स्क्वायर कटने मार सकता है इसको। तो रमाकांत आचरेकर का क्रिकेट कैसे खेले किताब आता था, वो मेरे पिता ला के देते थे। और जब ये लोग आज के लड़के जो समर वेकेशन विंटर वेकेशन में स्टांस सीधा करने का प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग सीमेंट की दीवार के सामने खड़ा होकर पैरों के बीच से स्टांस लेते थे कि सीधा बैट चलता है कि नहीं, क्रॉस तो नहीं चल रहा है, क्योंकि लेदर बॉल में क्रॉस खेलने पर बल्ला टूट भी जाता था। तो बॉल भी महंगा होता था, बल्ला भी जो है। तो इंग्लिश विलो बैट से हम गांव में खेले हैं उस टाइम में, मैं आज से 24 साल 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। एसएस स्टोन बैट और एसजी का बैट लेके मैं हालांकि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन एक वाकया मुझे याद है हमारे गांव में ये 97-98 के दौरान एक पूरी टीम हुआ करती थी जी, और वो लोग इतना सीरियसली खेलते थे कि ड्यूज वाले बॉल से, लेदर बॉल से होता था, और एक पैड बांध करके खेलते थे। एक पैड में पैड नहीं होता था, एक पैड कम है ना, पैड कम है, दूसरा वाला बांधना है। बॉलर बैट्समैन ने एक पैड बांधा हुआ है, और बॉलिंग करने वाला पूरे फास्ट बॉलिंग कर रहा है, कोई हेलमेट नहीं, कुछ भी नहीं, और वो पूरी शिद्दत से क्रिकेट खेल। बिल्कुल, ये मेरा उंगली टेढ़ा किया है मेरे भाई ने, वो दूसरी टीम से खेल रहा था, हम दूसरी टीम से खेल रहे थे लेदर बॉल से। हाँ, फिर हमको डॉक्टर ने बोला मोम लगा के सीधा करो, नहीं होगा सीधा सर, वो अच्छे दिनों का चोट है, इसको सीधा करके क्या किया जाए। तो लेकिन लौटते हैं थोड़ा सा, जब आप कविताएं लिख रहे थे, जब आपने अपना रास्ता चुन लिया, यही वो समय होता है जब प्रेम भी आदमी के अंदर महसूस होता है, अपने काम के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी। वो आपने उस समय महसूस किया या फिर नहीं? ये सब एक मतलब लोग कहते हैं कि ऐसा महसूस किया। आपको विकास जी मैं बताऊं, इससे मुझे कोई ये भी कह सकता है कि अरे बहुत क्रूर होगा या अंदर से खाली होगा, ऐसा नहीं है। मैंने आज तक प्रेम की कविताएं नहीं लिखी, एक भी प्रेम गीत नहीं लिखा। वो तो मैं सुन रहा था तब जबकि मैं मंचों पर हूं और वहां पर चलने वाले सबसे ज्यादा जो है गमछा उड़ता है, डिमांड है, उस बीच में मैं खड़ा होकर गाँव देहात का गीत गा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई राक्षस भीतर से कि प्रेम विरोधी, या मैं रोमियो स्क्वाड का आगे वाले दिनों में अध्यक्ष बनना चाहता था कहीं जाके कि मुझे ही बनाया जाएगा, मैं पार्कों में डंडा लेके किसी दल की तरफ से हाँकता किसी को, ऐसा नहीं था। मतलब पता नहीं, वो माहौल का एक फर्क होता है कि जितना आपको प्रेम कहीं से मिल भी रहा है तो वो ऊर्जा परिवर्तित हो जा रही है यही करने में, कुछ और क्रिएटिव लिख दें, कुछ थोड़ा आंदोलन में और जोर लगा दें। तो ये बात है, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं हुआ, मैंने प्रेम विवाह किया है। हाँ, लेकिन उसका इस्तेमाल कभी भी ठीक उसी तौर पे नहीं हुआ कि आप प्रेम में हैं तो आह निकला क्या तो कुछ लिखा क्या, आप प्रेम में तो आपके आह से कोई उपन्यास निकला क्या, ऐसा कभी नहीं हुआ।
वैसे इस मसले पे मेरा आखिरी ही वो है, मैं ज्यादा लंबा इसको लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन आप अपनी कविताएं जो पढ़ते हैं अभी मंचों से, मैंने सुना कि आप कहते हैं आजकल के लड़के लड़कियों से कि भाई ये जो उम्र है तुम्हारी या तुम्हारी उम्र है वो अभी डायरी गीले करने की नहीं है। नहीं, मौका लगे प्रेम कर लो। तो ये मतलब मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आप जब उस दौर में थे, आप जब उस वक्त में थे, जब जरूर रहा होगा आपके इसलिए मैं आसपास। कह रहा हूं कि प्रेम होगा, हम्म, होगा, लेकिन आपको महसूस नहीं। नहीं नहीं महसूस भी होगा, हाँ, लेकिन आपका वो जरूरी नहीं है कि उसका आप कोई उत्पाद बना लेंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, हाँ। मतलब मैं ये कहूं कि मुझे प्रेम हुआ इसलिए मैंने इस गीत नाम का एक उत्पाद बनाया। नहीं, नहीं, मैं वो तो पूछ ही नहीं हाँ, रहा तो हूँ। वो हुआ, वो होगा ही आपको। हाँ। और वो होगा तो वो आप पर असर डालता है, और हम्म। बुरा असर नहीं डालता है, वो अच्छा ही अच्छा असर डालता है। हाँ, बिल्कुल आपको अच्छा बहुत असर। अच्छा हाँ, बनाता है बिल्कुल प्रेम, अच्छा अगर बनाता अच्छा है है, तो आपको बहुत अच्छा बनाता है। बिल्कुल। इसलिए आखिर तक मैंने प्रेम विवाह ही किया। जी। जबकि मुझे लगता कैसे है कि हुई मैंने शादी आपकी, प्रेम विवाह थोड़ी बताइए अगर आप बता सकें तो। वैसे ये निजी सवाल, अगर आप टालना चाहें तो टाल भी सकते हैं। मतलब टालना इसमें क्या है, प्रेम का जो है क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान में हर प्रेम विवाह और प्रेम का जो है कि धागा एक सा होता है, उसकी डिजाइन अलग अलग होती है, हाँ, वो डिजाइन की बात। तंतु एक ही सा ही होता है। तो वही ऐसा है कि भाई प्रेम हुआ, साल 2 साल की पहचान थी, और उसके बाद फिर घर वालों को बताया गया, तो कोई बाधा ऐसी आई नहीं। और फिर हम लोग शादी के बंधन में बंधे। बिहार से, चूंकि बाहर का था, थोड़ा कल्चर का अंतर था, लेकिन वो भी बहुत कुछ एक्सेप्टेड था। आजकल के दिन में वो सब कोई खास बात होती नहीं है। तो यही था प्रेम। लेकिन ये आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपका परिवार, आपके पिताजी हर मामले में इतने सपोर्टिव रहे। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, आजकल बहुत सी ऐसी खबरें आती हैं। अभी मैं पीछे एक खबर देख रहा था कि एक लड़के ने एक लड़की से प्रेम किया, लड़की ने मना कर दिया, लड़के ने आत्महत्या कर ली। कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि छोटे शहरों में प्रेम होता है और लड़की ने मना कर दिया, लड़का जाके सीट डाल रहा है छोटे बड़े शहरों में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको यूथ फॉलो करता है, खासतौर पे इन्हीं इलाकों के, गाँव के, कस्बों के लड़के आपको बहुत सुनते हैं। उनको नीलोत्पल मृणाल क्या कहेंगे कि अगर तुमको प्रेम हो जाता है किसी से, तुम अभी गाँव में रहते हो, कस्बे में रहते हो, तुम्हें प्रेम हो गया मान लो किसी लड़की से, लड़की को लड़के से, क्या करे वो? कैसे उसकी अभिव्यक्ति करे, कैसे वो अपने प्रेम के लिए रास्ता बनाए? बड़ा ये कठिन है, वो मेरे जैसे आदमी के लिए बताना बिल्कुल कठिन है। अगर मैं इसके उत्तर को वाक्य विन्यास में बांध कर अगर उसे प्रेषित कर पाता, तो फिर मैं वही उत्पाद बना देता। और आपको मैं बताऊं विकास जी कि इस विषय पर बोलने के लिए हिंदुस्तान में इतने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं कि मेरी कहीं बात कहीं वायुमंडल में खो जाएगी। और आप बोल के तो देखिए उससे फिर भी मैं कहता हूँ, हाँ। नहीं, वो बहुत ही सहज चीज है, बहुत स्वाभाविक चीज है। इसमें होना भी स्वाभाविक है और किसी का मना करना भी स्वाभाविक है। जितना होना स्वाभाविक है ना, उतना मना करना भी इसमें स्वाभाविक है। इसको ईगो का प्रश्न नहीं बना बना सकते, मना सकते कैसे नहीं। कर दिया? हाँ, आप मना कैसे कर दिया, हाँ। मना कैसे कर दिया में दुर्घटनाएं होती हैं। लड़कियां भी कर रही हैं और लड़के भी कर रहे हैं जी। और ये एक बड़ा ही बुरा पक्ष है। और हालांकि मैं तो देखता हूं कि कई लोग शेरो शायरी से कहते हैं एक गई तो दूसरी आ जाएगी, ये बात इतना भी हल्का नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ तो उथल पुथल आपके मस्तिष्क में भी होगा, आपके हृदय में होगा ही होगा। लेकिन ये इसकी नियति है कि जितनी स्वाभाविकता से आपको प्रेम हुआ, उतनी ही स्वाभाविकता से कोई आपको इनकार कर सकता है, और उसको उतना इजीली लेना और आपको लेना ही होगा, लेना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल लेना ही होगा कि नहीं होगा, लेकिन लेना चाहिए, क्योंकि नहीं लेने के नुकसान हैं, नुकसान होते हैं। यही बात है। चलिए, प्रेम वाले टॉपिक से आगे चलते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, हम सब जहां तक भी पहुंचे हैं, जहां भी जो भी कर रहे हैं, हम सबके जीवन में एक शिक्षक का बहुत मतलब होता है। एक टीचर जरूर हमारे जीवन में ऐसा होता है जिसको हम हमेशा याद करते हैं, अच्छे बुरे सभी के लिए। आपके लिए कौन से टीचर आपके सबसे अच्छे थे, स्कूल के, कॉलेज के या यूपीएससी के समय के, जिनको देख करके आपको लगा कि हाँ यार, मतलब ये? स्कूल के एक शिक्षक थे और एक शिक्षक मुझे दिल्ली में आने के बाद मिले। स्कूल में एक शिक्षक से थे, इंद्रायण राय सर थे, देवघर सारठ एक जगह है, वहाँ के रहने वाले, मेरे गांव में शिक्षक थे वो। उन्होंने मुझे मतलब कि 6ठी क्लास से मैं जब बोलने लगा कि तुलसी जयंती मनाना है, तो कहा कि हाँ छुट्टी कर देते हैं, मना लो तुलसी जयंती। मैं दिनकर जयंती याद रखता था कि 23 सितंबर मैंने कहा था सर इसको मनाएंगे, तो कहते थे मना लो, है ना। आप देखिए 97 में स्वर्ण जयंती, आजादी के 50 साल हुए थे ना, 97 में हुए थे। तभी मैं शायद 8वीं या 7वीं में था, 6ठी 7वीं। तो मैंने बोला था कि एक प्रोग्राम होना चाहिए सर, उसमें भाषण देंगे, है ना। तो उसमें मैं भाषण दे रहा
देना की आजादी पर। तो ये सारी चीजें उस शिक्षक ने मुझे नाटक करवाना, उन्होंने पहली बार मुझे हारमोनियम छूने दिया था। अच्छा। तो ये उनका जीवन में मेरे लिए एक योगदान है। दूसरा, यहाँ जब आया दिल्ली तो यहाँ एक रजनीश राज सर हैं। तो रजनीश राज सर का मेरे जीवन में मेरी पूरे सोच के पूरे खांचे को बदलने में उनका योगदान रहा। जैसे कि मैं बहुत एक तरफा सोचना जो होता है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, है ना, इन सब पर आप एक खांचा बना लेते हैं कि मैं इसके ब्लॉक को नहीं तोड़ूंगा, हाँ। ब्लॉक इस फ्रेम से बाहर नहीं जाऊंगा। तो वो तोड़ने का काम जो एक शिक्षक करता है उन्होंने कहा। राष्ट्रीय आंदोलन जब मैंने पढ़ा, नेशनल मूवमेंट, तब मुझे लगा कि इतिहास पढ़ने के मायने क्या होते हैं। आप पढ़ते हैं और जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है हाँ, तो वो फिर समझ में तो आता फिर समझ में आता मुझे हैरानी, और बहुत से लोगों को हैरानी होगी कि आपने ये जिक्र किया कि यूपीएससी के दौरान आपने विकास दिव्य कृति से पढ़ाई की, उनका नाम आपने अपने फेवरेट टीचर में नहीं लिया, जबकि अभी तो वो। नहीं, आपने कहा कि आपके जीवन को बदल देने वाला। हाँ, मैं वही पूछना चाहता हूँ कि विकास दिव्य कृति का क्या योगदान था आपके यूपीएससी के दौरान में? कैसे टीचर थे वो उस समय? अभी विकास तो स्टार हैं। विकास सर अभी स्टार हैं। विकास सर एक बहुत अच्छे टीचर हैं और स्टार होने से ज्यादा बेहतर और स्टार होने से अलग बहुत अच्छे टीचर हैं। और हिंदी उनके जैसा पढ़ाने वाला टीचर अभी वर्तमान में कोचिंग संस्थानों के पास नहीं है जी, है ना। पटना में एक टीचर हैं, अब वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, आदरणीय बलराम तिवारी जी। उनके नोट्स, उनके केवल नोट्स दिल्ली में पढ़ के लोग यूपीएससी पास किया करते थे हिंदी के, बिना उनकी कक्षा लिए, उनके नोट्स पढ़ के। लेकिन दिव्यकीर्ति सर की हिंदी की कक्षा से जितने आईएएस निकले हैं हिंदी पढ़ के जी, वो एक मुकाम, एक मील का पत्थर है। वो अच्छे टीचर थे। फिलॉसफी वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे और इन दोनों की कक्षाएं लेते थे। क्योंकि मैं फिलॉसफी का छात्र नहीं था और हिंदी मेरा सब्जेक्ट रहा, लेकिन मैं आईएएस कर नहीं पाया, तो मैं आपको ये बता नहीं सकता कि हिंदी में कितने नंबर मेरे आए। लेकिन उनका एक तो योगदान है कि वो बहुत उदार है। उदार इस सेंस में है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं और आप अपना इंटरेस्ट अगर उनको बताते हैं तो वो आपको एक अच्छी सलाह देंगे। और उन्होंने मुझे भी कहा था एक बार कि नीलोत्पल आईएएस हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, या तो फाइल तुम्हारे ऊपर या तुम फाइल के नीचे, या तो फाइल तुम्हारे नीचे या तुम फाइल के नीचे, यही होगा ना, तुम कुछ और बेहतर कर सकते हो, ये उन्होंने कहा था। तो वो हौसला होता है। नहीं, मैं इसीलिए मैंने आपको हाँ, पूछा बिल्कुल, कि बिल्कुल। एक शिक्षक का मतलब ये नहीं है कि उसने कितने नंबर आपको दिलवाए, जी, बिल्कुल, उसने आपके जीवन को कैसे कहा, ये हौसला देने वाला। मैंने चूंकि जीवन को बदल देने में उनका नाम नहीं लिया जैसी बात नहीं है, लेकिन रजनीश सर ने क्या किया, उनके साथ मेरी बातचीत ज्यादा हुई, इवन अभी तक हुई। शायद ये भी उसका कारण हो सकता है कि विकास सर अब एक ऐसे जगह पर है जहां पर वो उनकी उपलब्धता जो है वो थोड़ी न्यून हो गई है, हो सकता है। नहीं, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि बहुत लोग जब देखेंगे, कमेंट करेंगे तो वो पूरे नहीं, उनका ये योगदान है। क्योंकि मैं रजनीश सर के साथ ज्यादा बैठता हूँ, मैं अभी भी बैठता हूँ। हो सकता है कि मैं इस इंटरव्यू के बाद भी वहां जाऊं और उनसे बात करूं। मैंने अपने उपन्यास लेखन के दौर में जब रहता हूं तो मैं आता हूं दिल्ली स्पेशल, उनके साथ बैठता हूं। और छात्रों के लिए समय निकालने वाले वो टीचर हैं, अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद। वो एक ऐसे शिक्षक थे जो शाम को निकलते थे टहलते हुए और इंटरव्यू देने वाले लड़के या मेंस लिखने वाले लड़के पीछे पीछे 30 चलते थे और अपने अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो अग्रवाल स्वीट्स और चावला स्वीट्स और ये क्या बोलते हैं रसोई के सामने खड़ा होकर क्वेश्चन डील करते बता रहे हैं। तो वो एक आप समझिए कि बेगूसराय के हैं, एक ये भी रहता होगा कि अपनी भाषा में भी बात कर रहे हैं। हाँ, सहजता भी होती होगी, है ना। यही बात है इन दोनों में ही अंतर। और शिक्षकों की जब बात होती है तो हम लोग जिस व्यवस्था से आते हैं, सरकारी स्कूल वाले, प्राइमरी मिडिल, तो वहाँ उस समय जो टीचर, आप तो पता नहीं क्या कहते हैं, उस समय जो टीचर होते उसमें से कुछ टीचर ऐसे होते थे जिनके पास जाने से बचते थे, डरते थे लोग। एग्रीकल्चर का स्पेलिंग पूछ देंगे, एग्रीकल्चर का पूछ देंगे। बहुत अलग अलग तरीके होते थे उनके पनिशमेंट करने के। जैसे हमारे यहाँ एक टीचर थे, वो दोनों उंगली पेंसिल लगा देते थे। तो वैसा भी कोई अनुभव? हाँ, ऐसे मेरे एक आजाद मास्टर साहब थे। क्या करते थे वो? इसी के लिए आते ही थे कि मारेंगे, और पापा जी बोल भी देते थे कि आपको हम जो है 100 रुपया देते थे। पापा जी कहते 90 रुपया मारने के दे रहे हैं, 10 रुपया पढ़ाई का है, इसमें आप उस हिसाब से अपना बांट लीजिए टाइम क्योंकि हमसे मारा नहीं जाता है। सही दीजिए उसको पकड़ के। हमसे नहीं मारा जाता है। घर में भी इसकी माँ चिल्लाने लगती है, तो नहीं मारा जाता है हमसे। हम देखने भी नहीं आ रहा आप इसके साथ क्या कर रहे। तो 90 रुपया वो लेते थे पेंसिल दबाने का, 10 रुपया पढ़ने का। तो यही है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ। बचपन में एक मेरे शिक्षक थे जो गणित मुझे पढ़ाते थे स्पेशल आके। कई बार क्या होता है ना विकास जी की, जो द्रोण होता है ना गुरु, वो अगर बहुत कठोर हो
तो वो चाहे कितना भी प्रतिभाशाली हो, लेकिन उसकी कठोरता के कारण वो अर्जुन पैदा नहीं कर पाता है। तो मेरे गणित के शिक्षक थे इतने ब्रिलियंट, लेकिन मैं उनका विद्यार्थी होने के बावजूद 30 नंबर किसी तरह से लाता था, क्योंकि मैं डरता था उनसे सवाल पूछने में। वो डराते थे, तो मुझे डर लगता था कि अगर ये सवाल पूछा और इन्होंने कहा तुम नहीं जानते हो तो मारेंगे या डांटेंगे या जो भी करेंगे। इस कारण से मैं गणित नहीं पढ़ पाया। तो मैं आज भी शिक्षकों से कहता हूं कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो डराइए मत, वरना आपकी प्रतिभा आपके में तो है, लेकिन आप अपनी प्रतिभा से सृजन करके परिणाम नहीं दे पाएंगे, विद्यार्थी नहीं बना पाएंगे। दूसरी बात, शिक्षक दिवस वाले महीने में हम लोग हैं, मैं तो ये कहता हूं कि जहां पर छात्र सब्सक्राइबर बन गया है और शिक्षक यूट्यूबर बन गया है, तो यूट्यूब की स्क्रीन पर जमूरा नचा के मदारीगिरी करने वाले इस दौर में हम अगर शिक्षक बचा पाए तो यही हमारे समय की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बड़ी बात। और इस समाज को ये एक चुनौती है इस वक्त की कि कम से कम वो अपने समय में शिक्षकों को बचा ले, क्योंकि चाणक्य ने कहा था ना, शिक्षक के गोद में सृजन और प्रलय दोनों पलते हैं। आज के टाइम में स्थिति क्या है कि शिक्षक कोचिंग और चैनल की गोद में पलते हैं। स्थिति ये हो गई है। एक, चूंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा और मुझे बहुत सही वो बात लगी। मैं उतने अच्छे से उसको नहीं कह सकता, इसलिए मैं आपके हिस्से वो बात डाल रहा हूं। आपने गांव को लेकर के एक बात कही, आपसे किसी ने पूछा, अब वो संदर्भ कुछ और था कि आप कहीं गए थे, गमछा विवाद हुआ था, तमाम चीजें हुई थी और गाँव की चर्चा हुई थी और आपने कहा था कि गाँव को आप दरिद्रता से क्यों जोड़ देते हैं, जबकि गाँव तो अपने आप में एक दर्शन है। मैं चाहता हूं उस बात को थोड़ा आप और विस्तार से बताएं। बिल्कुल। जब भी हम गांव की बात करते हैं तो एक तो सहानुभूति की दृष्टि होती है। हाँ, गांव से है, करुणा, दया, गांव का है, बेचारा गांव का है, या एक दृष्टि ऐसी थी, अरे गांव का है, गंवार है, असभ्य है। दो तरह की दृष्टि गांव को लेके होती है, पिछड़ा है। मैं इन दोनों दृष्टियों का विरोधी इसलिए हूं, मैं कहता हूं कि गांव को आप अर्थशास्त्र से मत जोड़िए कि गांव का मतलब होगा कि इकोनॉमिक मॉडल कमजोर। मेरे गांव में या मेरा ही जो बाथरूम गांव का है वो इस शहर के किसी अपार्टमेंट के ड्राइंग रूम जितना होगा, मैं गारंटी कह रहा हूँ, जिसमें हम खाट लगा के सरसों तेल लगा के नहा सकते हैं, बिना शावर चलाए, बाल्टी ढारेंगे पानी, इधर छिटकेगा, नहाएंगे आराम से, गोड़ हाथ छितरा के। मेरा कहना है कि ये अर्थशास्त्र का मसला नहीं है। और गरीबी इस मुर्गी के दबेड़े वाले अपार्टमेंट में भी पल रही होगी, जहां 3 बित्ते के बाथरूम में पानी ढारते हुए आपका दम घुट रहा है कि 15,000 की नौकरी में जिएंगे कि मरेंगे, कि एक दिन इसी बाथरूम की खिड़की से कूद जाएंगे। यह दम यहां भी घुट रहा है। इस शहर में अट्टालिकाओं के टॉप पर बैठा हुआ आदमी वहां से छलांग लगाने की सोच रहा है, और वहां गांव में बैठा आदमी खुले आसमान में आराम से ले रहा है, खद्दू टाइम खात रहे हैं, चैन से हैं। ये मसला है। मेरा कहना है कि गांव अर्थशास्त्र का मसला नहीं, सांस्कृतिक स्तरीकरण का ही केवल मसला नहीं, बल्कि वो दर्शन का मसला है। उसकी दृष्टि अलग होती है, इसलिए हम कहते हैं ये गांव का है, शहर का है। उसको मैंने एक उदाहरण से भी बता कि आप सोचिए कि दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरे हैं, आपने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी, उस बिल्डिंग के टॉप पर किसी कंपनी का, मान लीजिए कि लोकमत का ऑफिस है। एक आदमी उतरेगा, वो उस बिल्डिंग को देख के कहेगा देखो ये लोकमत वाले का ऑफिस वहां पर है, 4th फ्लोर पे। एक गांव का आदमी उतरेगा, वो खैनी लगाएगा, कहेगा पाड़े जी ये बिल्डिंगवा बनावे में कितना रुपया खर्च भइल हुई। आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं बताऊंगा बाद में। दृष्टि का फर्क है, अप्रोच का फर्क है। बड़ा जड़ से पकड़ता है गांव का आदमी, फिर कहेगा अरे बिल्डिंग महाराज दाम ना लगी, कहाँ बा बिल्डिंग, दिल्ली में बा, यहाँ कीमत जाना तो नहीं रहुआ जमीन के, तो फिर गज में कीमत बताएगा, आ गया, फिर वो बताएगा और यहाँ बढ़िया बढ़िया कंपनी का ना होगा ऑफिस, पहुंचेगा लोकमत तक जी। इस प्रोसेस से पहुंचेगा। ये अप्रोच का फर्क है। वरना दलिद्री आपको क्या, दिल्ली रेलवे स्टेशन निकलते हैं जब, तो आपको फुटपाथ पर दिल्ली के दलिद्री नहीं दिखती है, मुंबई में दलिद्री नहीं दिखती है, दिखती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गांव को सहानुभूति के नजरिए से मत देखिए। हाँ, वहां सुविधाएं नहीं पहुंची हैं तो वहां पहुंचाइए, लेकिन विकास जी जो गांव 5 किलो चावल सरकार से ले रहा है, 5 किलो चावल खाने वाले जनता के लिए सरकारें कभी भी IIT नहीं पहुंचाएगी, एम्स का बेड वहां नहीं पहुंचेगा। वहां तो 5 किलो चावल पहुंचा के लगता है काम हो गया। तो ये सारी वहां दिक्कतें तो हैं, लेकिन मैं गांव के लड़कों को या वहां के बुजुर्गों को, वहां के लोगों को उसकी अप्रोच के लिए ज्यादा महत्व देता हूं। आप जो अभी उदाहरण की बात कर रहे थे, अभी जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, छोटा सा वाक्य है मेरे पास, मैं शेयर कर लेना चाहता हूँ, बहुत ही मौके पे और बहुत सही बात आपने कही।
तो जो अभी जितने नए सांसद जीत के आते हैं हाँ। दिल्ली पहले लोकसभा के सत्र में जब उनका शपथ होता है जी तो वो रुकते हैं एमपी हॉस्टल में। हाँ और वो एमपी हॉस्टल है जनपद पे बना हुआ वेस्टर्न कोर्ट, वेस्टर्न कोर्ट अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, सफेद वाली बहुत ही इम्पोजिंग बिल्डिंग है वो। हम और मेरा साथी सलमान इंटरव्यूज के लिए कई बार वहां गए और बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे एक एमपी जीत के आए तो उनके साथ 6-7 लोग गांव से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं। वो सब बाहर रह जा रहे हैं, एमपी साहब तो अंदर चले गए। बाहर यही बातें हो रही हैं, अरे पिलरवा देख रहे हो, पूरा पिलर पे कब का बना है यार, लिंटन नहीं खेल रहा। तो कह रहे कुछ नहीं, अंग्रेज बनाया तो टिका हुआ है, इतना पैसा, मतलब यही बातें हो रही है उनके पास। जी, तो यही मैं कह रहा हूँ अप्रोच। नहीं तो गांव में कई जमींदार बैठे हैं जो मालदा आम बेच के राजा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम यहाँ खा रहे हैं उसको 3 का 30 गुना देके, वो मालदा बेच के राजा है। आप गांव में विकास लाने वाली जो बात कह रहे थे और जो आपने कहा कि 500 मतलब 5 किलो अनाज देने, चावल खा के चावल, ये अभी बिहार में एक चर्चा बहुत तेज है और वो है प्रशांत किशोर की। वो भी कमोबेश इसी के आसपास का नरेशन बिहार में बना रहे हैं। और प्रशांत किशोर की एक तारीफ इसलिए की जाएगी कि वो बिहार के गांव में घूम के गांव के लोगों के सामने उनकी कमजोरियां भी बता रहे हैं। आप हालांकि अभी झारखंड से आपका वास्ता है, नहीं बिहार से भी है, लेकिन बिहार से भी है। मैं जानना चाहता हूँ बिहार को लेकर के अभी प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं या बाकी नेता जो कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको बिहार के बारे में? नहीं, मैं बाकी नेता में तो सवाल थोड़ा बड़ा, उत्तर बड़ा हो जाएगा। मैं अगर अभी और जानना लाजमी थोड़ा प्रशांत किशोर जी पर है क्योंकि वो अभी आए हैं। हाँ, अभी बाकी पर तो काफी शोध भी हो चुका है, हम कामों को देख चुके हैं। तो प्रशांत किशोर जी का निश्चित रूप से जो है कि अभियान जो है वो प्रभावी है, प्रयास दिखता है मुझे। प्रशांत किशोर जी के अभियान में प्रशांत किशोर जी की पर्सनालिटी का एक पक्ष थोड़ा सा वो दिखता है। वो एक मॉनिटर की भांति गांव में बात कर रहे हैं, या राजनीतिक दलों को ललकार रहे हैं, या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुनौती दे रहे हैं। जैसे कि कक्षा में कोई कॉन्वेंट, सरकारी स्कूल में अचानक से कॉन्वेंट का छूटा हुआ लड़का आ गया है क्योंकि उनके पिताजी की पोस्टिंग हुई है ग्रामीण इलाके में। तो ऐसा लगता है प्रशांत किशोर का एंट्री कि वो अचानक से सरकारी स्कूल की कक्षा में किसी शहर से आए प्राइवेट स्कूल का बच्चा आ गया है और वो मॉनिटर बन गया और कह रहा है कि तुम्हारे कपड़े बदलने चाहिए, तुम्हारे पैंट साफ होने चाहिए, ये बेंच, टूटे बेंचों में भारत का भविष्य नहीं बनता है। और वो इतनी कड़ैती से कह रहे हैं कि भारतीय जनमानस का जो मानसिक पटल है वो बहुत मुलायम परत से बना हुआ है, बहुत भावुक जनता है। यहां पर अपील का भी एक कौशल होता है, हुंकारने का भी एक कौशल होता है, ललकारने का भी एक कौशल होता है। और इन सब के नीचे बड़े संवेदनशील, बहुत भावुक एक जमीन होती है, उसी पर भारत की राजनीति पनपती है। अब इस पे आप चाहे जो गाड़ दें, मंदिर गाड़ दें, मस्जिद गाड़ दें, जो रोकना हो रोक दें, आप कोई बात नहीं है, रोजगार रोक दें, आतंकवाद रोक दें, कोई भी मुद्दा रोक दें, लेकिन उसकी जमीन भावुक होती है। प्रशांत किशोर को भारतीय और खास करके बिहार या पूर्वांचल के लोगों से बात करने की शैली विकसित करनी होगी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत दिलचस्प नरेशन के साथ कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप वो शैली विकसित नहीं करते हैं तो आप एक अच्छे, तेज तर्रार, उत्साही मॉनिटर के रूप में बिहार में याद किए जाएंगे, लेकिन बूथ का यूथ जो है वो पता नहीं आपको क्या फल देगा, मुझे नहीं पता। आप केजरीवाल जी से सीखिए। केजरीवाल जिस जगह पर है, दिल्ली में है, दिल्ली में पूरा भारत आगे बसता है और दिल्ली का भी एक अपना एकीकरण, यूनिफिकेशन का एक स्टाइल है, जहां पर बिहारी भी बोलता है कि तेरे को कादो लग गया, कादो है लेकिन उसमें तेरे लगा हुआ है। यानी एक यूनिफिकेशन दिल्ली में है जो बिहार, यूपी, तमिलनाडु, राजस्थान सबको एक कर देता है तेरे को से। तो केजरीवाल ने उस झोपड़पट्टियों की भाषा को पकड़ा। उसकी भाषा में क्या था? फ्री, मुफ्त, क्योंकि जो झोपड़पट्टियों की गरीबी है, जो बेचैनी है, उसमें मुफ्त बोलना भी एक भाषा है, जिसको हम ऑफर बोलते हैं ना, असल में वो भाषा है मेहनत कश, रगड़ घस खाते हुए लोगों के बीच की, जो असर की गई। तो केजरीवाल ने वो भाषा पकड़ी और आप देख रहे सफलता। बिहार की जमीन पर जो है कि खुरपी भी जो है वो कायदे से लगाना होगा, तभी आप फसल रोप सकते हैं। नहीं तो आप जाएंगे किरौनी करने और फसल ही काट फसल का जड़ कट जाएगा, अलुआ थोड़ा करीने से, गेता भी मारना है ना, अलुआ अगर कुदाली से भी कोड़ना है थोड़ा करीने से कोड़ना होगा, नहीं तो आलू तूफान हो सकता है। ये बहुत दिलचस्प है और हम लोग बातचीत के आखिरी से ठीक पहले वाले दौर में है और मैं आपका एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था, अभी ज्यादा पुराना नहीं है। उसमें आपने कहा कि जब भी आपका इंटरव्यू लेने जाते हैं तो आखिरी में लोग आपसे कहते हैं कि अब आए हैं तो कुछ गाना सुना दीजिए। मैं वैसा नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने अपनी एक लिस्ट तो तैयार कर रखी है। मैं कहूंगा इसमें से आप जो भी चुन लें और एक दो अगर हमारे दर्शकों के लिए सुना दें।
जो मेरी लिस्ट है उसमें एक तो सबसे पहले है ए रील बनाने वाले लड़के, जो कि बहुत ही फेमस है। काशी पे जो आपने लिखा है, अभी और हम ही तो कल का इतिहास लिखेंगे, हाँ मैं बिहार हूँ, ये मेरी लिस्ट है। लेकिन इसमें से कोई भी आप चुन लीजिए, रील बनाने वाले का तो जरूर सुना दीजिएगा। वो विश्वास होगा। एक उसमें से मैं हम इतिहास लिखेंगे इसलिए सुना देता हूँ। जी। कई बार बहुत युवा जो है वो चूंकि गांव की इतनी बात चली है तो वहीं से एक पंक्ति बीच से उठाता हूँ। प्लीज। कि माटी की गमक है जी, फीका है गुलाब, नशा धतूरे का है हम, फेल है शराब, अरे फेल है शराब। पीपल महुआ शीशम और पलास लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। ये उस गीत का था। और एक गीत जो रील बनाने वाले लगे हैं वो बड़ा वो है। ये तो कल्ट लिख दिया आपने, मतलब जहां मंच पे मैं देख रहा था कि आप मंच पे सुना रहे हो, पहली लाइन बोलते ही तालियां एकदम। हाँ, ये थोड़ा बिल्कुल कनेक्ट कर जाने वाली बात भी है हर पीढ़ी को। 3 पीढ़ी तो बैठी रहती है, एक हमसे पहले वाली, एक हमारी वाली, हमारे बाद वाली। तो वो जो है कि तीनों इना मीना डीका को जोड़ देने वाला ये गीत है। हाँ। स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, अरे चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, और दिल टूटे तो बिस्तर पर ही अरे झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। ये जब आपने लिखा इस गीत को, जब मैंने पूरा सुना है और इसको सुनते हुए आप इस पे बेहतर बताएंगे, कई बार ऐसा लगता है निरुत्पल कि हमने ये सब देखा है जो आप कह रहे हैं, रील बनाने वाले लड़कों का जो दौर है ये भी कुछ जी रहे होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उनको ये करें कि बेटा तुम वो नहीं देख पाए, तुम जो कर रहे हो वो बहुत मायने नहीं रखता? नहीं, मैंने हाँ ये कंफ्यूजन है। अगर आपने मौका दिया तो मैं आज बता दूं। जैसे हमें लोग, हमारे दादाजी बताते हैं कि अब का चावल में कहाँ मजा है, जो जगदीशपुर के कतरनी में था, बनता था भागलपुर में सुल्तानगंज महकता था, बस वही बात मैं कह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुलाव बन रहा है आज या जो चावल आज आप खा रहे हैं उसकी मिठास खत्म हो गई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कतई। हर युग के लोगों को लगता है कि मेरे युग की कुछ विशेषताएं थी जिससे आने वाली पीढ़ियां वंचित रह गई हैं। मैं उस वंचना को बड़े मजेदार ढंग से बताता हूं कि ए बाबू, ये जो मजा था कितना भी तुम मजा ले लोगे, ये वाला मजा मिसिंग है। जैसे कि मेरे पीढ़ी के, पिछले पीढ़ी के भी लोग कहते हैं कि तुम लोग क्या जानोगे, एक चिट्ठी जब आता था तो घर में क्या खुशी होता था। तो ठीक हम वही कह रहे हैं अपनी पीढ़ी से कि तुम क्या जानोगे जब रील नहीं था, जब हम दीवार में प्रेम दिल बना के इशारा करते थे कि दिल किसका है। बस मैं यही कह रहा हूं, ये स्वीकार करते हुए कि हर आने वाली नई पीढ़ी, हर जनरेशन पिछले से कुछ ज्यादा करके दिखाएगी, उसकी उपलब्धियां कुछ ज्यादा होंगी। मतलब ये है मेरा निषेध। उनकी प्रतिभा या उनकी क्षमता पर एक निषेधात्मक वाक्य विन्यास रख के उसमें संगीत ढाल के उनको चिढ़ाना नहीं है मेरा काम। मैंने ये कहा अपने वक्त पर चुटकी लेते हुए कि कुछ भी कर लो, 5G या 6G के रथ पर चढ़ जाओ, लेकिन जो जी के पहले का बैलगाड़ी था उसका मजा कुछ और था। तो इतना ही बस। आखिर में दो छोटे छोटे सवाल, और लास्ट में एक अनुरोध मैं और करूंगा छोटा सा, लेकिन मेरे 2 सवाल। आजकल हम लोग देख रहे हैं ओटीटी का जमाना है, सीरीज बन रही है और उसमें भी गांव की बात बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे सफलता के साथ होती है, कहीं पे बहुत छिछले रंग से होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास भी ऑफर आ रहे होंगे, आपके बहुत सारे गीत ऐसे हैं, बहुत सारे उपन्यास ऐसे, कहीं आने वाला है कुछ ऐसे? नहीं, गीतों के सिलसिले में अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ ऑफर नहीं आया। मेरी किताबों पर फिल्म बनने की बातें थी, तो वो डार्क हॉर्स भी उसके लिए गई और औघड़ भी गई, लेकिन अभी मतलब संयोग कहें कि अभी वो फ्लोर पे आई नहीं है। अच्छा। तो जब वो फ्लोर पे आई नहीं है तो मैं अभी बहुत विश्वसनीयता के साथ या बहुत प्रामाणिक तौर पे नहीं कह सकता कि उस पर कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि फिल्म निर्माण बातचीत चल रही है, बातचीत चली, कई बार बातचीत चली, कहीं वो राइट्स बिके, उसका टाइम पीरियड भी खत्म हो गया। तो ये भी बातें, ये 2-3 बार हो चुका है, तो इसलिए मैं बहुत ठोस तरीके से नहीं कह सकता हूँ ये बात। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा नए लिखने वालों को कि फिल्म बनना या ओटीटी पर कुछ आ जाना ये किताब का लक्ष्य नहीं है। किताब बरगद का पेड़ है,
ओटीटी स्ट्रॉबेरी का खेती है। एक फसल लगेगा, जाएगा, भूल जाएंगे आप। फिल्मों, जिन भी किताबों पर फिल्में बनी, किताबें ही आज तक याद रखी जा रही हैं, फिल्म के अभिनेता याद नहीं है। तो किताब बरगद का पेड़ है, वहां पर पीढ़ियां झूला डाल के झूलेंगी और अपने पात्रों के बारे में चर्चा करेगी, अपने साथ झुलाएंगी उसको। तो किताब लिखना बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो एक लेखक की लालसा फिल्म बनने की नहीं होनी चाहिए। ये यात्रा है, क्योंकि नया युग है, वो बनेगी तो बनेगी, नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। मैं अपने को हमेशा एक लेखक के रूप में बताना चाहूंगा और चाहूंगा कि मुझे लोग लेखक के रूप में जाने। अभी जो हिंदी का दौर है निलोत्पल जी, उसमें एक चीज अच्छी भी है, कुछ लोग उसको ठीक भी नहीं मानते हैं। वो ये है कि हिंदी के कुछ लेखक ये क्लेम करते हैं कि भाई वो निजी प्लेन से जाते हैं, उनको वो दिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी बात है, हिंदी के लेखक के पास भी होना चाहिए सुख समृद्धि और तमाम चीजें। कुछ लोग कहते हैं भाई ये दिखावा है। मैं आपका नाम जब गूगल पे डाल रहा था अभी आने से पहले, तो गूगल सर्च पे जब किसी का नाम आप डालते हैं तो वो सजेशंस देता है कि लोग क्या क्या पूछ रहे हैं उस नाम से जुड़ा हुआ। तो लोग आपकी कमाई पूछ रहे हैं कि भाई एक मंच पे जाने का नीलोत्पल मृणाल कितना लेते हैं। हाँ, प्रश्न क्या? आपकी अमीरी समझना चाहते हैं बतौर हिंदी लेखक। हाँ, ये तो छोटा सा इसका उत्तर होगा, लेकिन आपका पहला जो प्रश्न का पहला हिस्सा था, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। उसको 1 मिनट में हालांकि मैं कह दूं कि ये जो आप देखते हैं कि कुछ लोग निजी प्लेन से चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, इसमें 2 तरह की ध्वनियां निकल के आ रही हैं। एक तो है कि हिंदी में समृद्धि है, दूसरा है कि हिंदी में समृद्धि पहली बार आई है। हाँ, दूसरी लेकर के आए हैं। दूसरी वाली ध्वनि ठीक जान नहीं पड़ती है, क्योंकि जब आप ये बताएंगे कि हमारी परंपरा की एक महान भाषा के दिन आज फिरे हैं, तो आप एक बड़ी लंबी अपनी विरासत को पहले तो हतोत्साहित करेंगे और दूसरी आने वाली पीढ़ियों को सशंकित करेंगे कि ये तुक्का हमारा ना लगा तो क्या होगा फिर। ये बात है। तो इसलिए उसकी समृद्धि तो अच्छी बात है, उसकी समृद्धि को दिखाते हुए एहसास करा देना कि ये सब कुछ पहली बार घटित हो रहा है, ये हमारी पीढ़ी को प्रेरित नहीं करेगा, सशंकित करेगा। और दूसरा कि हमारे विरासत के प्रति हमारी श्रद्धा को भी कमजोर करेगा कि हम वही कहेंगे फिर निराला से लेके अभी मैं नीलोत्पल मृणाल तक अगर हम यही कहें हाँ कि प्रेमचंद के फटे जूते थे और वो लोग क्या करेंगे, गरीबी में दिन काटा। वो गरीबी का दिन जो वो कटा, वो पूरे देश के लिए वो दिन गरीबी का था। तब उद्योगपति पैसा कमा रहे थे, क्रिकेटर नहीं था इस देश में, बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं था, कोई ओलंपिक में मेडल नहीं ला रहा था, तो साहित्यकार भी उस अवस्था में था। और साहित्य को मुख्य धारा में एक व्यवसाय मानने की जो मानसिकता है वो आज तक बन नहीं पाई है। तो इसका ये भी चुनौतियां, इसका भी हम लोग सामना कर रहे हैं। तो जो समृद्धि आप देख रहे हो मंचों के हवाले से आया है, यहां तो अभी भी समृद्धि के प्रयास जारी हैं। मेरे जैसे इक्का दुक्का इस देश में लेखक हैं जो रॉयल्टी से अपना जीवन चला रहे हैं हिंदी किताबों की। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं लोगों को कि मेरे से पहले आप प्रेमचंद से लीजिए, वो भी रॉयल्टी से अपना जीवन चलाते थे। ये सारा गफलत जो है 20-30 साल में फैला है, जब पूर्णकालिक लेखक नहीं आने लगे हिंदी में, बाय प्रोडक्ट लेखन होने लगा। पार्ट टाइम, कोई प्रोफेसर है तो लेखक है, कोई नौकरी में है तो लेखक है। वो सिगरेट पी पी के, वो वेतन का सिगरेट पी रहा है दूसरे काम का और दे रहा है हिंदी पर गप। और जब आप उसको देख के हिंदी का लेखक बन जाते हैं तो आप फाका मस्ती में आप कितना दिन टिक पाएंगे। लेकिन हमें गलत बताया गया है। निराला उदार थे, निराला दयालु थे, निराला करुणा से भरे थे, इसलिए अपना सर्वस्व दे देते थे। लेकिन रॉयल्टी निराला जी को भी मिलती थी, लेकिन वो इतने उदार थे कि वो अपना सर्वस्व दे देते थे जी। और तब अपनी पुत्री के लिए जब दवा की जरूरत पड़ती है तो सरोज स्मृति लिखते हैं अपनी पुत्री के वियोग में, तो ऐसी परिस्थितियां बनती है। तो उनके व्यक्तित्व का पक्ष था, उनकी अपनी संवेदनात्मक वो विशेषताएं थी जिसमें वो लोगों के लिए इतना विहकल हो जाते थे, इतना विह्वल हो जाते थे, इतने संवेदनशील हो जाते थे कि अपना जो है दे दिया। हर्षवर्धन जैसे नदी के किनारे खड़ा होकर सब दे देते हैं कन्नौज में, है ना। तो वो बात थी। दूसरा है कि प्रेमचंद के साथ ऐसा भी हुआ है, आप उनके पुत्र अमृत राय जी की किताब में आप वहां पढ़े कि भाई कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर कहा संपादक ने एक पतली किताब है इसमें कम बन पाएगा, आप उसको थोड़ा मोटा कर दीजिए, तो कहानी लिखते थे, उसमें ऐड ऑन करते थे। ऐसा नहीं था, ये एक व्यावसायिकता थी शुरू से। तो उसको हिंदी के बाय प्रोडक्ट वालों ने खत्म कर दिया। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विशुद्ध रूप से लेखन करके लोगों के बीच में जाए और कहें कि लेखक में समृद्धि है। ये कविता के मंचों पर पैसा खूब है, मैं कह रहा हूं पैसा खूब है, एक उद्योग है और ये उद्योग भारत में 100-150 लोगों के बीच का है। यहां पर भी नए लोगों के लिए बहुत संभावना है।
अच्छा, जैसे बॉलीवुड में एंट्री में दिक्कत है, वैसे यहाँ भी नए लोगों के लिए है, यहाँ भी लॉबी है, यहाँ भी संपर्क है। लॉबी बहुत कठोर नहीं है, लेकिन यहाँ भी है कि आयोजक सरकारी पीएसयू में जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर किसी का लॉबी है। जो बड़े घराने हैं वो भी आजकल कवि सम्मेलन का वहाँ है। आईआईटी, एनआईटी जैसे संस्थान या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनका भी एक चेन है जो उनको बुलाते हैं। तो 100-150 लोगों के बीच का ही खेल है, लेकिन ये करोड़ों अरबों का व्यापार है। नए लोग चाहें तो सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहचान, अपना लिंक बना के यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। करोड़ों अरबों का आप ये कह रहे जी भी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। जब मेरे जैसा मैं यूं मानूं कि मैं तो अभी आया हूँ मंचों पर, तो मतलब ठीक ठाक है। जी। अब रेट बता दूं तो मेरे तो अच्छा ही है कि प्रचार वही हो जाए, लेकिन नहीं, रेट मत बताइए, आप वही इतना मैं जो कह रहा कह रहे हैं हूँ, वही लेकिन काफी मैं जो कह रहा हूँ जी, आपको कि जी। समृद्धि है। लोग समझ रहे होंगे लोग समझ रहे होंगे, मतलब आप समझिए कि वो लाखों का खेल है। एक आपको महीने आखिरी में सवाल ये है, कुछ लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि जो नीलोत्पल मृणाल सीसेट का आंदोलन करते हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि आंदोलन के समय ही आपको लगा कि आपको इस रास्ते जाना है। अब हिंदी के जमे जमाए साहित्यकार हैं, उपन्यास आ चुके हैं, पुरस्कार मिल चुका है। पिछले कुछ समय से नीलोत्पल मृणाल ने सिर्फ गाँवों को चुना लिखने के लिए, लेकिन सरकार पे ऐसी चीजें जिससे आज लड़के प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक हो, सरकारी नौकरियों का प्राइवेट में बदलना हो, उस पर नीलोत्पल मृणाल नहीं लिखते मैंने हैं। इस तरीके से बचते हैं लिखने से। क्या आरोप है आप पे? मैं बता आप मोबाइल है आपके पास? मेरा इंस्टा खोलिए, स्क्रीन पर दिखाइए। मैंने इस वक्त का सबसे प्रभावी गीत लिखा, जिसे हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों ने अपने लिए इस्तेमाल किया कि वो सरकार की आलोचना के लिए नीलोत्पल मृणाल का ये गीत लगाया। मैंने 4 पंक्ति पढ़ी और उससे इंटरनेट हिला है। मैं उसको दिखाने इसलिए बोल रहा हूँ कि वो केवल मेरे वाल पर, वो हम लगाएंगे, वो केवल मेरे वाल पे ही 20 मिलियन सुना गया है। वो हम एडिट मैंने पेपर लीक पर कहा, मंच पर कहा, मैं राजमहल झारखंड में था। वहां विद्यार्थियों ने कहा कि हमारे लिए कुछ क्यों नहीं, हमको क्या घटना हुई, क्या चाहते हो सरकार से, क्या कहूं तुम्हारे लिए? पेपर लीक पर तो मैंने लिखा, मेरी नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे। और हमने कहा चाचा कहाँ जा रहे हैं? कहा अयोध्या गए, सबका सुन रहे हैं राम जी। तो इन विद्यार्थियों का, हमारा सबका दर्द कहिएगा कि कहना राम जी से हालत नहीं ठीक है, हर परीक्षा का पेपर हो जाता लीक है, कि मेरी कि ऐसी धांधली से मुक्ति कब पाएंगे, कौन बताएंगे। और अगर हमारा काम हो जाए, सरकार अपने लीकेज साटे, पंक्चर बनाए और परीक्षाओं के ठीक तरह से ले, तो हे राम जी कि पहले वेतन से अयोध्या धाम जाएंगे, पर कब जाएंगे। मैंने ये लिखा और उसी इंस्टा पर नीचे कमेंट में लिखा, इसकी गर्दन काट लो, इस पर बुलडोजर चढ़ा दो। क्योंकि मैं इसको इस तरह से एजेंडा की तरह नहीं प्रस्तुत करता हूं। रचनाएं काम कर रही हैं, क्योंकि मुझे इसका लाभ नहीं लेना है। विरोध का भी एजेंडा है। मैं यही कर रहा हूं कि विरोध एक एजेंडा भी है। यहाँ विरोध एक एजेंडा भी है। एक होता है स्वाभाविक विरोध। मैंने स्वाभाविक को गीत लिखा। झारखंड में भी पेपर लीक हुआ, वहां कांग्रेस जेएमएम की सरकार है। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी पेपर लीक हुआ, आज बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पेपर लीक हुआ। और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ पेपर लीक हुआ। मैंने इस मुद्दे पर लिखा, कोई मुझ पर बुलडोजर चढ़ा रहा है, कोई मेरी गर्दन काट रहा है। और झारखंड में सब बोला ये गद्दार है, ये तो लग रहा था अपना जैसा। तो ये झेलना पड़ता है। चूंकि मैं चैनलों पर बैठ के, मुझे इस गीत के बाद कई चैनल से ऑफर आए थे, लेकिन मैं इस गीतों को लेकर मुर्गा लड़ाई का हिस्सा नहीं हूं, और मैं किसी पक्ष से कोई लाभ लेने की आकांक्षा का आकांक्षी नहीं हूं। इसलिए लगता है कि लोगों ने कुछ किया होगा कि नहीं किया होगा। बाकी हम लोग मंचों पर जा रहे हैं और अपनी कहानियों में, अपने गीतों में जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और इसका उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने बेबाकी से बातचीत में जवाब देने के लिए। आखिर में हम लोग बस काशी पे जो आपने लिखा है उसकी 2-4 लाइनें अगर आप मैं उसका मुखड़ा वो सुनाता हूँ। अभी मैं बनारस गया था। हाँ। बनारस में बड़ा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बड़ा भव्य है। वहाँ विश्वनाथ जी की पूजा करके मैं उस कवि सम्मेलन में जब गया तो वहाँ मैंने एक पंक्तियाँ लिखी, हे एक टांग पर खड़ा है काशी, एक हाथ में ले त्रिशूल, अरे मणिकर्णिका घाट पे खिलते, मणिकर्णिका घाट की राख से खिलते हैं बैराग के फूल, अरे खिलते हैं बैराग के फूल। तो काशी
वो बताता है। अद्भुत है अपने आप में। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे और बहुत-बहुत लोकमत धन्यवाद हिंदी आपको। की तरफ से आपको आपके भविष्य की सभी योजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत-बहुत और धन्यवाद आने आप वाले दिनों में भी लोकमत पे, लोकमत के अलग अलग मंचों पे हम लोग साथ आते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत विकास जी आपका और लोकमत दोनों का।